ध्यान दीजिए, जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चंस अभी करके दिखाऊंगा, आप स्टेप्स चेक कीजिएगा। बाकी एडिशनल क्वेश्चंस आज मैंने करने हैं, वो करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 19 असाइनमेंट का है ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, कंसिडर Px which is a set of all the subsets. Define R in Px as follows. For subsets A, B belonging to Px, we have A is related to B if A is a subset of B. Is R an equivalence relation? Justify. Oh my God. मुश्किल क्वेश्चन है ना? नहीं है, बहुत इजी है। पहले इसको लॉजिकली समझो, फिर इसको इस फॉर्म में समझाता हूं। सपोज A सेट है 1,2। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो एक सबसेट बनेगा अकेला 1, एक बनेगा अकेला 2, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा एम्प्टी सेट। ये होगा पावर सेट ऑफ ए। अब जरा ध्यान दो उसने कैसे डिफाइन किया। फॉर सबसेट्स ए बी बिलोंगिंग टू पावर सेट, कोई भी दो एलिमेंट जो इसको बिलोंग कर रहे हैं वो रिलेटेड कब होंगे? जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, तो यस ये रिलेटेड है, ये दोनों। 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, तो ये दोनों रिलेटेड है। 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2, पहला वाला दूसरे का सबसेट नहीं है ना, तो ये रिलेटेड नहीं है। तो वो एलिमेंट्स रिलेटेड है जो कि क्या हो? एक दूसरे के, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होना चाहिए? सबसेट। अब मुझे एक बात बताओ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ? तो यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव लिखोगे कैसे? आप बोलोगे since every set is a subset of itself, therefore A, that is A is a subset of A, therefore A comma A belongs to relation for all values of A belonging to power set of A. एक मिनट, X बोला है, रुक जाओ मैं वर्ड चेंज कर देता हूं। A comma A belongs to relation for all values of this belonging to power set of X. बात समझ में आती है? Therefore R is reflexive. क्लियर? अब मुझे बताओ A is a subset of B, तो क्या B is a subset of A होगा? नहीं होगा, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। बट सपोज मुझे ट्रांजिटिव भी करना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल जाए। चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये समझ में आ गया। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक नहीं है, आप बोलोगे इफ A comma B belongs to relation, if A comma B belongs to relation implies A is a subset of B, then B is not a subset of A, therefore B comma A does not belong to relation, therefore R is not symmetric। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। therefore R is not an equivalence relation। यहां तक बात समझ में आती है? अब बाय चांस मुझ में चुल है, मैंने बोला ट्रांजिटिव भी चेक करना है, क्वेश्चन में नहीं जरूरत है, यहीं पे खत्म हो गया। बट बाय चांस मुझे ट्रांजिटिव भी चेक करना है, तो ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए इफ A comma B belongs to relation implies A is a subset of B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। and B comma C belongs to relation, what does this imply? This imply B is a subset of C, मतलब B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो A के सारे B में हैं, B के सारे C में हैं, तो A के सारे C में हुए कि नहीं हुए? A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो A के सारे एलिमेंट C में हुए कि नहीं हुए? therefore A is a subset of C, therefore A comma C
belongs to relation for all values of ABC belonging to PX, hence transitive। समझ में आ गया? बोला नहीं क्वेश्चन में ट्रांजिटिव की जरूरत नहीं है, बट बाय चांस क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरी हो जाए तो ट्रांजिटिव भी आना चाहिए। इजी लगा? मुश्किल तो नहीं है। और देखो, R1 and R2 are equivalence relations on set A, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। Very important question, NCERT miscellaneous का है। R1 and R2 are equivalence relations, R1 and R2 are equivalence relations, R1 and R2 are equivalence relation, मतलब R1 जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, R1 जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, R1 जो होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा। दोनों ए सेट में डिफाइंड है। R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ये शो करना है। अब क्या बोलोगे? सबसे पहली बात, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। प्लीज ध्यान देना, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। A, belongs to R1 because for all values of A belonging to capital A, because R1 is reflexive। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। Also A, belongs to R2 for all values of A belonging to capital A, because R2 is also reflexive। अब A, R1 में भी है, A, R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा? Therefore A, belongs to R1 intersection R2, होगा कि नहीं? For all values of A belonging to capital A, hence R1 intersection R2 is reflexive। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको रिफ्लेक्सिव क्लियर? रिफ्लेक्सिव क्लियर है? आप सबको क्लियर है रिफ्लेक्सिव? आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे इफ A, B belongs to R1 intersection R2, तो हमें प्रूव करना होगा B, A R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में, व्हाट डज दिस मींस? दिस मींस A, B belongs to R1 and A, B belongs to R2। हाँ कि ना? तभी तो इंटरसेक्शन में होगा। A, B R1 में, व्हाट डज दिस मीन? B, A भी R1 में होगा, क्योंकि R1 इक्विवेलेंस है, एंड B, A R2 में भी होगा, because R1 and R2 are equivalence relations। मतलब B, A जो हो गया वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, isn't it? अगर वो R1 में भी है, R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा? Therefore R1 intersection R2 is symmetric। क्लियर सबको? तीसरे पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव। ये लिखना होगा क्वेश्चन बाद में, पहले समझेंगे, मैं टाइम दे दूंगा, साइड हो जाऊंगा। एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक आगे और आ रहा है, उसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, वो लिखना पड़ेगा, पर पहले समझो। ट्रांजिटिव का मतलब, ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर A, B belongs to R1 intersection R2, मतलब A, B R1 में होगा एंड A, B R2 में होगा। दूसरा B, C अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में, दिस मींस B, C R1 में होगा एंड B, C R2 में होगा। मानते हो कि नहीं? सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, सो A, B R1 में, B, C R1 में, तो A, C R1 में होगा एंड A, C R2 में भी होगा, मतलब A, C R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? हेंस R1 इंटरसेक्शन R2
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबको क्लियर है बेटा? लॉजिक समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा ना? ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का एक और भी आता है, यूनियन वाला भी आ जाता है एग्जाम में, दिमाग लगाना, नोट्स में दिया हुआ है। अले आ ही गया, इसको करते हैं। यूनियन, यूनियन ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यूनियन और भी आसान है पर ये एग्जाम में बहुत आता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे झपी डाल दो, सारे हो जाओ। यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फर्क होता है? इंटरसेक्शन में एंड आता है, जो दोनों में होता है वही आता है, उसमें और आता है, और मतलब सारे मिल जाते हैं, यही होता है ना। अब देखो बहुत सिंपल है, पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव पे आप क्या बोलोगे? अब मेरे को बात बताओ, R1 R2 इक्विवेलेंस है, A, A belongs to R1 because for all values of A belonging to capital A, because R1 is reflexive, R1 is equivalence relation। इसी तरह से A, A belongs to R2 for all values of A belonging to capital A, because R2 भी क्या होगा? इक्विवेलेंस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब A, A R1 में भी है, A, A R2 में भी है, तो यूनियन में तो होगा ही। किसी एक में भी होता तो यूनियन में होता, तो ये तो दोनों में है। Therefore A, A belongs to R1 union R2 for all values of A belonging to capital A, therefore R1 union R2 is reflexive। यहां तक समझ में आता है? क्लियर सबको? सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे? सिमेट्रिक के लिए इफ A, B belongs to R1 union R2, ध्यान से देखना, अब इसमें वर्ड्स का खेल है। A, B R1 union R2 में, यूनियन का मतलब हुआ या तो वो R1 में या फिर वो R2 में या दोनों में। यूनियन का तो यही मतलब होता है ना, और होता है ना वो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? A, B belongs to R1 होगा या फिर और A, B belongs to R2 होगा। दोनों में से किसी एक में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, और का यही मतलब होता है। अगर वो R1 में तो उसका उल्टा भी R1 में होगा। अब क्योंकि R1 क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो R2 में तो उसका उल्टा भी R2 में होगा, तो यूनियन में भी उल्टा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? A, B R1 में, A, B R2 में। इसका मतलब B, A भी या तो R1 में होगा या फिर B, A किस में होगा? R2 में होगा, बिकॉज R1 and R2 are equivalence relations। So इसका मतलब यूनियन में तो आ ही जाएगा। Therefore, for all values of AB belonging to capital A, therefore R1 union R2 is symmetric। तीसरे पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आपको देखना होता है A, B अगर है और B, C है। इफ A, B belongs to R1 union R2, इसका मतलब क्या हुआ? A, B R1 में होगा और A, B R2 में होगा, यही मतलब हुआ। दूसरा, इफ B, C belongs to R1 union R2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ B, C R1 में होगा या फिर B, C R2 में होगा, यही मतलब हुआ। अब एक बात ध्यान रखो, ध्यान से सुनना। अगर सपोज एक R1 में है और दूसरा R2 में, तो जरूरी नहीं है ना कि यूनियन में आए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल फिर इसको मैथमेटिकली करता हूं पूरा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास ए सेट है 1 2 3। एक R1 रिलेशन मैंने डिफाइन किया। R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, 1 1 2 2 3 3, इक्वलेंस है ना ये, 1 1 2 2 3 3,
1 2 2 1। इसी तरह R2 रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 तो होगा, और सपोज ये होता 2 3 3 2, इजंट इट? तो जब आप यूनियन करोगे, R1 यूनियन R2 करोगे, तो आपके पास आएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। हाँ कि ना? अब देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये देखना, ए और बी इंडिविजुअली में तो थे, अब सपोज करो ये रहा और ये एलिमेंट इसका यहां से चूज कर लूं, तब तो नहीं होगा ना, तब तो नहीं होगा ना, क्योंकि और की कंडीशन है ना, यही किया ना। देखो एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, तो जो कंबाइंड एलिमेंट बनेगा वो तो दोनों में है ही नहीं, वो तो यूनियन में नहीं होगा ना। ठीक है, वो यूनियन में नहीं होगा। सो अब इसमें आप क्या बोलोगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, मतलब a कॉमा बी R1 में होगा या फिर वो R2 में होगा। अगर सपोज वो R2 में होता और b कॉमा सी R1 में होता, तो यूनियन में a कॉमा सी नहीं होगा ना, तो यूनियन में जरूर, क्योंकि और की कंडीशन आ गई, एंड नहीं है। देयरफॉर a कॉमा सी may not be in R1 यूनियन R2। फॉर एग्जाम्पल ये दे दो। ठीक है, समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लो, आगे ध्यान दीजिए। अब आपको बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मैंने सामने ही लिख दिया है, मैक्सिमम, ये हिट एंड ट्रायल वाला है और ये पेपर में आया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट A 1 2 3 R। अब सबसे पहले लॉजिकली सोचो, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है तो आपको रिफ्लेक्सिव तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 2 3 वाले में 1 1 2 2 3 3, ये पहला इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये पहला इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि 1 1 है, आगे किसी के साथ नहीं है। ठीक, दूसरा, अब अगर मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ता हूं 1 2, तो मुझे 2 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 3 जोड़ता हूं तो 3 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 3 जोड़ता हूं तो 3 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, पहला 1 1 2 2 3 3, दूसरे में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तीसरे में 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, चौथे में 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। ये बात समझ में आती है? 4 ये हो गए। पांचवा, अब 2 जोड़ता हूं, अगर 2 जोड़ता हूं तो मुझे तीसरा भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे सपोज 1 1 2 2 3 3 मैंने जोड़ दिया, इसमें 1 2 2 1 दोनों जोड़े, 1 3 3 1 जोड़े, और 1 3 3 1 जोड़ते ही मुझे 3 2 भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो लास्ट कौन सा हो गया? कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये 5 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे जो कि इसके इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए एमसीक्यूज के लिए, 2 टू पावर n माइनस n, नहीं रुक जाओ, 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n। हाँ, 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n। क्यों? प्रूफ देखिए कैसे बनाइए, ध्यान देना बेटा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन फाइनाइट सेट, A क्रॉस A की बात मैं कर रहा हूं। A में अगर n एलिमेंट्स हैं, A में अगर n एलिमेंट्स हैं, A में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? इफ A
has n elements, then total number of ordered pairs from A to A are n square. हाँ कि ना, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ये देखो, ऐसे सोच सकते हो, ये 1 2 3 4 अप टू n, 1 2 3 4 अप टू n. कितने पेयर्स बनेंगे? एक पेयर बन गया 1 1, ये बन गया 1 2 1 3 1 4 अप टू 1n. ये n पेयर्स बन गए ना, मैट्रिक्स से सोचो ना. इसी तरह से ये हुआ 2 1 2 2, ये सब ले सकते हो. इसी तरह से एंड तक पहुंचोगे, ये हो जाएगा n1, और आखिरी एलिमेंट कौन सा होगा? nn. हां कि ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोला है. रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मतलब आपको ये एलिमेंट्स तो पक्का पक्का सिलेक्ट करने ही होंगे. ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए. मतलब वेज टू सिलेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स इस एक्सप्रेशन के हिसाब से वो हो जाएगा वन वे. ये तो चाहिए ही चाहिए. नाउ आउट ऑफ रिमेनिंग कितने रिमेनिंग बचे? n स्क्वायर माइनस n. टोटल कितने हैं? n स्क्वायर. उसमें से ये n घट गए. इन सब में से कोई भी हो सकता है. आउट ऑफ रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n, ईच एलिमेंट is either selected or not selected. हां कि ना? या तो सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे. दो ऑप्शंस होंगी कि नहीं होंगी? मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल वेज कितने हो गए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स. जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वो कितने होंगे? इसको सिलेक्ट करने का एक वे और रिमेनिंग सिलेक्ट करने के 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n वेज. रिजल्ट आ गया 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n. समझ में आया? समझ में आया? प्लीज इसको लिखो ध्यान से. मैंने बोला कि टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तो पक्का पक्का सिलेक्ट करने हैं. अब एक बात सुनो ध्यान से, या तो सिलेक्ट या तो ना. पहला एलिमेंट इसका कितने वेज? 1 वे. इसके 2 वेज, 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 या 1 एंड सो ऑन. तो इन सब के कितने वेज हो गए? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. इन सब के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जितने भी है, टोटल कितने होंगे? 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस 2 हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आई बात? लिख लो प्लीज. आगे ध्यान दीजिए. एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. जो इजी होंगे वो इसी में फटाफट वाले निपटाऊंगा, जो डिस्क्रिप्टिव होंगे डिस्क्रिप्टिव. आ जाते हैं पहले पे. डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. पहले रिश्ता बनाए. ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये है y इज इक्वल टू 3x. अब वैल्यूज डालो. x की a की वैल्यू 1 से 14 तक है, तो x1 डालो y3 आया, x2 डालो y6 आया, x3 डालो y9 आया, x4 डालो y12 आया, x5 डालो y15 आया. वो नहीं लेंगे क्योंकि 14 तक जाना है. ये आ गया ये रिश्ता. अब आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नो. सिमेट्रिक नो. ट्रांजिटिव 1 3 3 9 1 9 नहीं है. 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है, 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा. तो ट्रांजिटिव नो. पहला क्लियर? दूसरे पे आए. रिलेशन, द रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4 मतलब x हो सकता है 1,6 हो जाएगा, 2,7, 3,8, बस यहीं तक चलेंगे। तो इसमें रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक नो, ट्रांजिटिव यस। 166 का आगे किसी के साथ नहीं है, 277 का आगे किसी के साथ नहीं है, 388 का किसी के साथ नहीं है। कंडीशन चेक ही नहीं हुई ना, फॉल्स होती है तो ट्रांजिटिव नहीं होता, यहां तो चेक नहीं हुई तो ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? आगे आ जाओ तीसरे पे, डिविजिबिलिटी वाले पे। इसमें आपको क्या बोला? नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 as r x, y is divisible by x। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, y is divisible by x। कौन कौन से एलिमेंट्स लोगे बताओ? रुक जाओ 1 मिनट। एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, थर्ड पार्ट, एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, 5,5 होगा, 6,6 होगा। अब y is divisible by x, so 1,2 भी होगा। 2 is divisible by 1, बाद वाला पहले से डिविजिबल चेक करना है ना, सो कौन सा होगा? 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा। राइट, ओके। इसके बाद 2,4, 2,2 तो लिख चुका हूं, 2,4, 2,6, फिर 3,6, 3,3 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। यही होगा सेट। अब रिफ्लेक्सिव यस, वो डायरेक्टली भी बोल सकते थे, एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डायरेक्टली भी बोल सकते थे। इफ y इज डिविजिबल बाय x तो x इज डिविजिबल बाय y होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक नो, isn't it? If y is divisible by x, z is divisible by y, तो z is divisible by x होगा कि नहीं होगा? होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। करके देख लो, एलिमेंट से ढूंढ लो, चाहे जैसे मर्जी ढूंढ लो, सारे होंगे। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे। x minus y is an integer, x minus x is 0 which is an integer, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स इंटीजर होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव होगा, पर होगा तो सही। ट्रांजिटिव होगा। x माइनस वाई इंटीजर है, x माइनस वाई इंटीजर है। देखो सोचो इसको, मैंने बोला x माइनस वाई इंटीजर है, z1 बोल दिया, y माइनस z इंटीजर है, z2 बोल दिया। दोनों को ऐड करूंगा, x माइनस z क्या होगा? z1 प्लस z2। दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है कि नहीं होता? तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक, आ जाओ अगले पे, फिफ्थ के पहले पे। एक्स वाई वर्क इन सेम प्लेस, रिफ्लेक्सिव यस। एक्स एंड एक्स, मैं और मैं एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, मैं और मेरी तन्हाई एक ही जगह पे है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं तो वाई और एक्स एक ही जगह काम करेंगे। एक्स वाई एक जगह काम करते हैं, वाई और जेड एक जगह काम करते हैं तो एक्स और जेड एक ही जगह काम करेंगे। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम प्रोसेस। अगला, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x से 7 सेंटीमीटर टॉल है, नहीं होगा। x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉल हुआ? नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं होगा। x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉल है तो x z से 14 सेंटीमीटर टॉल हुआ? 7 नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगला, x इज अ वाइफ ऑफ y, ये कर चुके हैं हम, ऑलरेडी कर चुके हैं, डन प्रीवियसली। वाइफ और फादर वाला है, याद है ना? आगे आ जाते, ये था पहला क्वेश्चन। ये सबका ठीक है, आगे आ जाए। सारे डिस्कस कर रहा हूं मैं, होए ना होए, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन पे बात नहीं करेंगे। आ जाते हैं a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, डन इन लास्ट क्लास। अगला, नहीं ये करते हैं थर्ड।
check whether R is in set 1 2 3 4 5 6 as A comma B such that B is equal to A plus 1 is reflexive. पहले reflexive की check करते हैं. Reflexive 1 2 3 4 5 6 reflexive नहीं होगा. A is not equal to A plus 1. Therefore R is not reflexive. ठीक है? Because 1 comma 1 does not belong to relation. 2 comma 2 नहीं है. Symmetric पे आओ. If A comma B belongs to relation, क्या मतलब हुआ? B is equal to A plus 1. तो क्या A is equal to B plus 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. तो B comma A does not belong to relation. Therefore R is not symmetric. Transitive पे आए. If A comma B belongs to relation, मतलब B is equal to A plus 1. B comma C belongs to relation, मतलब C is equal to B plus 1. यही मतलब हुआ ना, बाद वाला पहले से एक बड़ा. अब क्या आप A comma C अगर आपको प्रूव करना है तो B एलिमिनेट करना पड़ेगा. C is equal to A plus 2. Therefore C is not equal to A plus 1. Hence C comma A does not belong to relation. Therefore non-transitive. Clear ये सबको? Clear? A less than equal to B ये भी पहले कर चुके हैं. ये भी कर चुके हैं. इसका एग्जाम्पल याद है ना? हाफ हाफ स्क्वायर्स में और क्यूब वाले में हाफ हाफ डज नॉट बिलोंग. 1 2 2 1 दूसरा ये नॉन सिमेट्रिक के लिए, और तीसरा कौन सा लिया था? 9 3 एंड 2. ये तीनों में चलता है, दोनों में चलता है. ठीक. और ये जो बीच वाला ये कराया था ना, A लेस देन इक्वल टू B वाला, A इज लेस देन इक्वल टू B तो B इज लेस देन इक्वल टू C तो A इज लेस देन इक्वल टू C. याद है ना? ये किया था हमने शायद लास्ट क्लास में किया था, तो किया है हमने. ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. एनसीईआरटी के पहले 5 हो गए, नो प्रॉब्लम. आगे देखो क्वेश्चन नंबर से, क्या फोटो खींची थी? क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट द रिलेशन R in set 1 2 3 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. Answer 6. फुद्दू क्वेश्चन. 1 comma 1 does not belong to relation, therefore non-reflexive. सिमेट्रिक है कैसे? सिंस सिंस A comma B belongs to relation implies B comma A belongs to relation. एग्जाम्पल से नहीं बोल सकते, सही प्रूव करना है. Therefore for all values of A B belonging to capital A, therefore R is symmetric. जो हैं उनके पुट्ठे भी हैं. ट्रांजिटिव के लिए since 1 comma 2 belongs to relation है. ओह जल्दी सोचो ना, यही होता है. सिंस 1 comma 2 belongs to relation, अब तो ठीक लिखा है भाई. एंड 2 comma 1 belongs to relation implies 1 comma 1 does not belong to relation, therefore R is non-transitive. समझ में आ गया? इजी था ये तो डिफिकल्ट नहीं है. 7th पे आ जाएं. ये शान के खिलाफ क्वेश्चन. Show that the relation in set A of all the books in the library of a college given by R is x comma y such that x and y has same number of pages. X and y have same number of pages. X and x have same number of pages. Same number of pages. होगा कि नहीं? Therefore x comma x belongs to relation for all values of x belonging to books in library. Therefore reflexive. हाँ, अब अगर आपको x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में सेम होंगे. If x comma y belongs to R implies x and y have same number of pages. This implies y and x
have same number of pages. Therefore y comma x belongs to relation. तो क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया. Therefore R is symmetric. समझ में आता है बेटा यहां तक? सबको क्लियर? तीसरा ट्रांजिटिव, इफ x comma y belongs to relation, मतलब x and y have same number of pages. Y comma z belongs to relation implies y and z have same number of pages. What does this mean? X and z have same number of pages. Therefore x comma z belongs to relation. तो ये ट्रांजिटिव हो गया. क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उनको सिर्फ ओरल एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं. लॉजिक समझ में आ गया ना कैसे लिखने हैं? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8. a minus a है 1 2 3 4 5 given by a comma b such that a minus b is even is an equivalence relation. ध्यान देना प्लीज. a minus b का mod is even. a minus a is 0 which is divisible by 2. Therefore a comma a belongs to relation for all values of a belonging to capital A. Therefore R is reflexive. ये क्लियर? रिफ्लेक्सिव समझ में आता है. सिमेट्रिक पे आओ. सिमेट्रिक के लिए if a comma b belongs to relation implies mod of a minus b is twice of something. मॉड में माइनस का फर्क थोड़ी ना पड़ता है, कॉमन ले लो. ये भी ट्वाइस ऑफ वो वैल्यू होगा. Therefore b comma a belongs to relation for all values of a b belonging to capital A. Therefore R is symmetric. ये क्लियर? नो प्रॉब्लम. ट्रांजिटिव पे आते हैं. ट्रांजिटिव पे आते हैं. If a comma b belongs to relation implies a minus b का mod is 2k 1. मतलब a माइनस बी हो गया प्लस माइनस 2k1. एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज b माइनस c का मॉड इज 2k2. मतलब b माइनस c को आप प्लस माइनस 2k2 लिख सकते हो. दोनों को जोड़ दो. a माइनस c प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो. प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2. देयरफॉर a माइनस c का मॉड is divisible by 2. Therefore R is transitive. पहले लिखना चाहिए था therefore a comma c belongs to R. Hence R is transitive. Clear? समझ में आता है? मुश्किल तो नहीं है? हाँ जी बेटा बोलिए. मॉड नहीं होता तब भी तो सेम आंसर, तब भी सेम होता बेटा. मॉड आने से वो प्लस माइनस का खेल आपको लिखना पड़ेगा. वो नहीं लिखोगे नंबर कट देंगे. आगे देखिए. ये एग्जैक्ट सिमिलर. ओ इसमें अभी खत्म नहीं हुआ. इसमें एक और पार्ट भी था. शो दैट ऑल एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये पेपर में काफी बार पूछा गया है. ध्यान देना, ध्यान देना. दो इवन नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है? इवन. आपको डिफरेंस इवन चाहिए ना. दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है? इवन. सिंस डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स is also even. Therefore 2 4 are related to themselves. Also 1 3 5 are related to themselves. No element of 2 4 is related to 1 3 5. Why? Also difference between odd and even number is odd.
देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1 2 इज रिलेटेड टू 1 2 4 is related to 1 3 5। कोई भी एलिमेंट इवन वाले सेट का कोई भी एलिमेंट ऑड वाले सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटेड होने का मतलब उनका डिफरेंस क्या हो जाए, इवन। वो तो होता नहीं, वो तो ऑड होता है। तो ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो नंबर कटेंगे। आई समझ? इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है तो उस हिसाब से करना है। आ जाते हैं अगले पे। ये एग्जैक्ट सिमिलर है जैसे अभी ऊपर वाला किया, सेम एज अबव। 2 की जगह 4 लिख देना बस। A इक्वल टू बी, बताओ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। A इक्वल टू ए तो होता है, A B के बराबर है तो B A के बराबर होगा, सिमेट्रिक होगा। A B के बराबर, B C के बराबर तो A C के बराबर, ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम? आ रहा हूं, सबर कर ले बेटा 1 मिनट। यहां तक समझ में आता है? इसके बाद आपको बोला इसमें एक और चीज, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। तो फर्स्ट में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी, 1 किस किस के साथ रिलेटेड होगा, 1 का किस किस के साथ डिफरेंस 4 के बराबर होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 1 का होगा 0, मल्टीपल ऑफ 4 देखना है। 1 का 5, फिर 9, फिर 13 नहीं लेंगे, 12 तक जाना है। और इस वाले में सिर्फ 1 के साथ इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी। ठीक है, बाकी पार्ट तो हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल। ये हिट एंड ट्रायल, डू इट योरसेल्फ। पेपर में ऐसा कभी नहीं आएगा, एग्जाम्पल दो भाई, सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर, फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, बना सकते हो ना तुक्के मार मार के। ठीक है, जिस जिस पे रिफ्लेक्सिव नजर आ जाए उसमें 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही होगा। कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो, ऐसे गुस्से ऐसे शक्ल मत बनाओ गंदी गंदी। हम थके हुए हैं। देखो इधर, कोई बात नहीं। सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। सो ए सेट मान लो 1 2 3, ए सेट मान लो 1 2 3, ए सेट मान लो 1 2 3। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट का रिलेशन जो कि सिमेट्रिक हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, ना रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो। 1 2 2 1 सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो। अच्छा, ट्रांजिटिव चाहिए 1 2 2 1 1 1। एक मिनट, सिमेट्रिक नहीं, अभी रुक जा, अभी और भी बचे हैं बेटा, मैं ट्रांजिटिव आ रहा हूं। बेटा 1 मिनट रुकोगे, उसमें सिमेट्रिक भी बोला है, नॉन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बोला है। हाँ, कंडीशन ही नहीं होगी, सिर्फ 1 2 ले लो, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। खत्म हो गया, सही है, कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल है यार, कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हो तो ये तो सीधा सीधा पहले तो ये 3 तो जोड़ने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक अभी है बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। 1 3 3 1 2 3 3 2। ट्रांजिटिव नहीं है। 2 3 है, 3 1 है, 2 1 नहीं है। 2 3 है, 3 1 है, 2 1 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव चाहिए, ये 3 तो जोड़ ही दो, 1 1 2 2 3 3 1 3, खत्म। सिमेट्रिक नहीं है। फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये वाला जोड़ लो, 1 2 2 1
1 1, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे हिट एंड ट्रायल करके कोई भी बना सकते हो। 11th पे आ जाओ। 11th क्या कह रहा है? 11th कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। अब एक बात बताओ, ओपी इक्वल टू ओपी होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहे हो ना, ओपी इक्वल टू ओपी होगा। इसका मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब OP इक्वल टू OQ, इसका मतलब OQ इक्वल टू OP, विच इंप्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए इफ P कॉमा Q belongs to relation, this implies OP equal to OQ and Q comma R नहीं लो, M ले लो, belongs to relation OQ equal to OM। क्या मतलब हुआ? OP equal to OM हुआ, मतलब P comma M belongs to relation, therefore transitive। इसके बाद कुछ इंग्लिश है। Further show that the set of points related to point P is a circle with origin। आप बोलोगे सिंस सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, देयरफॉर आर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, represents circle with center at origin। बात समझ में आती है? ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट इस लास्ट के लिए। अगला 12th, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए T1 T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation, every triangle is similar to itself, reflexive, T1 similar to T2 तो T2 similar to T1, symmetric, उसका मतलब क्या होता है सिमिलर का? साइड्स प्रोपोर्शन में हो। अगर एक का 1:2 का रेशो है तो उल्टा करूंगा तो 2:1 रेशो बनेगा, रेशो सेम होगा, सो सिमेट्रिक हो गया। तीसरा T1 similar to T2 एंड T2 सिमिलर टू T3, मतलब T1 सिमिलर टू T3, तो ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला? कंसिडर 3 ट्राइंगल्स दिस 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 विच आर रिलेटेड। कौन से रिलेटेड है? जिनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे 3 4 5 और 6 8 10। इस एग्जांपल में T1 एंड T3 आर रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सिमिलर। सिमिलर क्यों है? क्योंकि साइज इनकी क्या है? प्रोपोर्शन में। क्या ये समझ में आता है? इसको कलर बदल देता हूं, लिखेगा नहीं, ठीक है? ये दोनों T1 इज सिमिलर टू T3। क्लियर? अगला, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। होगा कि नहीं? सेम नंबर ऑफ साइड्स इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप बोलोगे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ रिलेशन, सेम नंबर ऑफ sides. If P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 have same number of sides. If P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides, then P1 and P3 have same number of sides. हो जाएगा इसका, इसका और इसका आगे. What is the set of all elements of A related to a right triangle of sides 3, 4 and blah blah blah? तो ये क्या होगा? Set of all triangles. हमें राइट ट्राइंगल से क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ साइड से मतलब है ना. इस राइट ट्राइंगल से कौन कौन रिलेटेड होगा? बाकी सारे ट्राइंगल्स, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स तो होंगी. हमारे पास रिश्ता क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स का. तो इस राइट ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन सी होंगी? सारे ट्राइंगल्स. कौन कौन सिमिलर है?
हाँ, इस रिलेशन को कौन फॉलो कर रहा है, इक्वलेंस कौन है, ठीक है। 14th, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, L डिफाइंड बाय L1 इज पैरेलल टू L2। कर चुके हैं हम ये पैरेलल वाला, ऑलरेडी डन। L1 इज, सुन लो, L1 is parallel to L1, every line is parallel to itself. If L1 is parallel to L2, then L2 is parallel to L1, obviously. If L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3. ठीक, इसके बाद मेन इसका ये सेकंड पॉइंट, y is equal to 2x plus 4, इसका स्लोप कितना हो गया 2, तो स्लोप 2 रहना चाहिए, पैरेलल लाइन में स्लोप सेम रहता है, तो इसकी जनरल कौन सी होगी, y is equal to 2x plus c, सी कुछ भी हो, स्लोप हमें सेम चाहिए। तो ऐसी सारी लाइंस जो इसके साथ रिलेटेड है वो किस फॉर्मेट पे होंगी, y इक्वल टू 2x प्लस सी के फॉर्मेट में। आ गई समझ? नेक्स्ट, हाँ जी बेटे। बेटे नंबर ऑफ साइड्स इस ट्राइंगल से सेम नंबर ऑफ साइड्स किस किस की होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ साइड्स सारे ट्राइंगल्स की होंगी ना। साइड की लेंथ से हमें क्या मतलब है, ठीक है, साइड की लेंथ से अपने को कोई मतलब नहीं। आगे आ जाइए, ये तो एमसीक्यूज खत्म करते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, ये गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर। 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं, 4 4 भी है, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज पहले दो ऑप्शंस में से कोई, तीसरा भी हो सकता है, चौथा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। 1 2, इसका उल्टा 2 1 नहीं दिख रहा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो बी पार्ट। इक्वलेंस भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आ जाओ अगले पे। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय a इज इक्वल टू b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6। कौन सा इसको फॉलो करेगा, b को मैं अगर 4 डालता हूं, b को 4 डालता हूं तो a आता है 2, a आता है 2, ये फॉलो करेगा। b ग्रेटर देन 6 है, सॉरी, b ग्रेटर देन 6 है, b ग्रेटर देन 6 है, एक एक करके, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन वैसे ही हो गया। 8 डालो तो कितना आता है 6, नहीं होगा, 8 डालो तो 6, ये सी ऑप्शन, 7 डालूंगा तो नहीं मैच करेगा। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी एनसीईआरटी। जिसके जो डाउट्स थे घर जाके इनको रिपीट कीजिए, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए, तब फायदा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।